हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज फाइनली हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ शुरू करने वाले हैं। ओके, तो पहले तो सिलेबस पे डिस्कशन होने। देखो, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें यूनिट 1 आपका 40 मार्क्स का होता है, बाकी 3 यूनिट 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपने 15 चैप्टर है आपको, आई थिंक। हाँ, 15 चैप्टर है। वो सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पहले तो इन्वायरमेंट कंसेप्ट, उसमें इंट्रोडक्शन, फिर बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सब का कंसेप्ट। देन नेचुरल रिसोर्सेज, उनके नीड और टाइप्स। फिर इकोलॉजी के प्रिंसिपल और स्कोप क्या हैं, इकोसिस्टम का कंसेप्ट क्या है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोटिक इंट्रैक्शंस, बायोम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। एटमॉस्फेयर में आपको पढ़ना है एटमॉस्फेयर के पार्ट्स, एयर के कंपोनेंट्स, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज, परमिसिबल लिमिट्स, रिस्क एंड पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स। ओके। हाइड्रोस्फीयर में आपने पढ़ना है एक्वाटिक सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं, उनके मेन सोर्सेज, ग्राउंड वाटर भी इंक्लूडेड है, यूजेस ऑफ वाटर, प्रॉब्लम्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, फ्रेश वाटर शॉर्टेज, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर, परमिसिबल लिमिट्स, रिस्क एंड पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स। लिथोस्फीयर में आपने वही अर्थ क्रस्ट, सॉइल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट्स टेक्सचर, टाइप्स, कंपोनेंट्स, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स, रीजन ऑफ सॉइल इरोजन एंड पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स, फॉरेस्ट और प्लांटेशन का कंसेप्ट, वेजिटेशन और फॉरेस्ट कितनी तरह की होती है, क्या फैक्टर्स है जो वेजिटेशन को गवर्न करती है, ट्रीज़ और फॉरेस्ट का क्या रोल है एनवायरनमेंट में, कितने वेरियस फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्बन फॉरेस्ट, चिपको आंदोलन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें आपने क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन के क्या कंसेप्ट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या कंसेप्ट हैं। ठीक है, हम क्यों कंजर्व करने हैं, कंजर्वेशन का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन की पॉलिसीज़ क्या है, कंजर्वेशन है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, सॉइल, वाटर, एयर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये बताना है। देन आते हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखो, हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, कितने तरीके होते हैं उसके, जैसे ओपन डंपिंग, लैंडफिल, इंसिनरेशन, रिसोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, वर्मी कंपोस्टिंग सॉरी, एंड वर्मी कल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडोर इन्वायरमेंट में आपने पढ़ना है कि इन हाउस इन्वायरमेंट के क्या पॉल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स हैं, इन्वायरमेंट की क्या प्रॉब्लम्स है विच आर लिंक टू अर्बन एंड रूरल लाइफ स्टाइल्स, पॉसिबल अडल्ट्रेंट्स ऑफ फूड्स, uses and harms of plastics and polythene, hazardous chemical solvents and cosmetics. Global environmental issues में आपने वही global concern, creation of UNEP, conventions on climate change, convention on biodiversity, stratospheric ozone depletion, dangers associated and possible solutions. Indian laws on environment इसमें है Indian laws pertaining to environmental protection, Environment Protection Act, general information about laws relating to control of air, water and noise pollution, what to do to seek redressal. बायोडाइवर्सिटी में वही बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसके कितनी तरह की होती है, कितने लेवल्स होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके नुकसान का कारण क्या है, उसका नुकसान कैसे चेक कर सकते हैं, हॉटस्पॉट जोन्स कितने हैं, वो वाईफाई वाला हॉटस्पॉट नहीं, दूसरा हॉटस्पॉट। ठीक है कितने हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी बताने हैं। नॉइज़ और माइक्रोबायल पोल्यूशन में वही पोल्यूशन ड्यू टू नॉइज़ एंड माइक्रोब्स एंड देयर इफेक्ट्स। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन ग्रोथ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ह्यूमन हेल्थ, HIV एड्स, ह्यूमन राइट्स भी पढ़ना है हमने इसमें। सोशल इश्यूज में वही इन्वायरमेंटल एथिक्स, इश्यूज एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट जनरेशन। लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज में आपने यू हैव टू स्टडी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, प्रॉब्लम ऑफ कांग्रेस ग्रास एंड अदर वीड्स, प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड, स्मोकिंग एट्सेट्रा। अब इसका प्रैक्टिकल शायद होता है आपका इन्वायरमेंट का। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न अभी तक का यूनिट 1 में 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको 33% लेने पड़ेंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसके आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। रोड सेफ्टी में आपको 10 चैप्टर है, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 10 चैप्टर है। तो वही रोड सेफ्टी के बारे में, पब्लिक और पुलिस का क्या रिलेशनशिप है, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है, ड्राइविंग मिस्टेक क्या करते हैं लोग, और रोड सेफ्टी में फर्स्ट एड का क्या सिग्निफिकेंस है वगैरह वगैरह। सिविल सोसाइटी का भी क्या रोल है, ये भी पढ़ना है। अब देखो, अब तक का टोटल आपको हो गया 60 मार्क्स का पेपर, इसमें भी वही है
कि अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो या फिर आपका गलत हो जाता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 33% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स करने ही पड़ेंगे। इसमें पेपर जो है वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेट होता है और आई थिंक सो इसमें भी नहीं होता। अब जो इसके मार्क्स हैं वो फाइनल मार्कशीट में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं यूनिट 2 में, यूनिट 1 और यूनिट 2 में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ओके, यूनिट 3 कंसिस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। वही इसमें पहले तुमने वायलेंस बताने कितनी तरह के होते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है। फिर प्रोटेक्टिव प्रोविजंस में तुमने एक्ट्स वगैरह बताने हैं ऑन ऑफ आईपीसी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। इसमें वही सेक्शंस वगैरह बताने हैं, सेक्शन से भरा हुआ है सारा, बहुत ध्यान से करने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव लॉज फॉर वुमेन। इसमें भी वही थोड़े बहुत सेक्शंस हैं, ठीक है। देखो सेक्शन 293 वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। और ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब ये देखो इट दिस कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स, 20 एमसीक्यूज होंगे, कोई डिडक्शन नहीं होगी, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम 2 क्वेश्चन कवर होने चाहिए इस टॉपिक से। सारे क्वेश्चन जो है वो 33%, इसमें भी 33% चाहिए ही चाहिए। ओके, इसमें भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएगा सारा। ऑलराइट, ये रेलिवेंट रीडिंग मटेरियल था। यूनिट 4 भी साथ ही हमने डिस्कस कर ही लिया है आई थिंक। यूनिट 3 था ये आपका। ओके, हाँ ये रहा यूनिट 4। यूनिट 4 में है आपका ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ में वही इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब देखो ये भी यूनिट 20 मार्क्स का है, इसमें भी 4 ऑप्शन आएंगी। इसमें भी क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। ऐसे तो आई थिंक नहीं होगी अगर आप का कुछ गलत हो जाता है, लेकिन आपको सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट करना ही करना है। 33% हर एक यूनिट में चाहिए, ये ध्यान रखना। इस यूनिट में बस नहीं चाहिए, वैसे हर एक यूनिट में 33% चाहिए पास होने के लिए। ओके, तो चलो अब इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, और हाँ एक और बात, ये बुक्स जो हैं सजेस्ट की हैं इन्होंने, मेरे को जो सजेस्ट हुई थी वो थी यूनिमैक्स एडवांस की और या फिर नीलकंठ की। तो देखो आपको कोई भी लेनी, किसी भी राइटर की ले लो, बस उसमें आपके चारों के चार यूनिट होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक भी यूनिट गायब है। ओके, तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अब देखो इन्वायरमेंट कंसेप्ट में देखो सिलेबस है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके नीड और टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोटिक इंट्रैक्शंस, बायोम्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। तो देखो इन्वायरमेंट जो है वो 2 शब्दों से बना है। इन्वायर जिसका मतलब होता है इनकेस, और मेंट विच मीन्स सराउंडिंग्स। तो जनरली हम कहें तो इन्वायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग्स वेयर वी लिव। इन्वायरमेंट को हम ये भी कहते हैं सम टोटल कंडीशंस दैट सराउंड्स अ मैन एट अ गिवन स्पेस एंड टाइम, ठीक है। इन्वायरमेंट के 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक क्या कंसिस्ट करते हैं, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स which includes climatic components like temperature, wind, rain, water, rainfall, energy, solar radiation, etc etc, ठीक है। जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो है आपके एयर, सॉइल, लाइट एंड जियोमैग्नेटिज्म। जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिटी, सैलिनिटी एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, नहीं अब ये सारे के सारे एबायोटिक थे। जो बायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। और जो बायोटिक एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन में क्या होता है, एनर्जी बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती है। सन जो है वो पता ही है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जो सोलर एनर्जी है वो ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इससे क्या होता है सोलर एनर्जी जो है हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैन बंदा अर्थ पे अपीयर कर रहा है तो उसकी डिमांड्स की रेवोल्यूशन लाई थी इन टर्म्स ऑफ फूड एंड फाइबर।
उसने काफ़ी तरीके डेवलप करे, काफ़ी मेथड्स डेवलप करे टू कल्टीवेट स्लोप्स ऑफ माउंटेन थ्रू टेरेस फार्मिंग। ठीक है। डैम्स की कंस्ट्रक्शन थी ऑन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स लेड टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज टू डेवलप इंडस्ट्री। अब देखो, डैम्स की कंस्ट्रक्शन हुई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स पे, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हुई, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हुई, इससे इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया है, मैं आदमी की लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया है। ठीक है। एक आदमी ने क्या किया है, इन्वायरमेंट को रदलेसली हार्म किया, वो तो हम सभी को ही पता है। एक इरेशनल थिंकिंग, ह्यूमन बींग की इरेशनल थिंकिंग के करके काफ़ी मास डिस्ट्रक्शन हुई है ह्यूमन बींग के लिए ऑन अर्थ ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। कुछ रैशनल लोग हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए और ह्यूमन बींग्स की फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत लंबा काम किया है। तो हमें हमें क्या पता लगना चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के डिस्ट्रक्शन से क्या होंगे, और सबको सोचने देना चाहिए। ठीक है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक मैन की, कि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करें। अगर हमें एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें रैशनली और सोशली सोचना चाहिए। हमें ग्रीन बेल्ट बनानी चाहिए अराउंड द साइट बाय प्लांटिंग ट्रीज। ग्रीन बेल्ट मतलब ये नहीं तुम ग्राउंड बेल्ट पे हरा कपड़ा लगा दो, कहने का मतलब ये है कि तुम ट्रीज प्लांट करो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सेट करो, जो इससे तुम ग्रीन बेल्ट बनाओ, मतलब तुम अपने आसपास ग्रीनरी रखो। ठीक है। जो चिमनीज की हाइट है वो इट शुड बी रेज्ड एंड एयर पोल्यूटेंट शुड नॉट बी रिलीज डायरेक्टली इनटू द एयर। ठीक है। चिमनी की हाइट जो है वो थोड़ी ऊपर को होनी चाहिए, और जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं होने चाहिए। सोशली हम प्रोवाइड करते हैं यूथ को एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एरिया, एडिंग इकोनॉमी टू द कंट्री। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं बिना उसके अफेक्ट, उसका अफेक्ट क्या होगा इसके बिना उसका यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट पे और लोगों की हेल्थ पे भी। तो अपनी लाइफ और फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट को रैशनली और सोशली यूज़ किया जाए। ठीक है। अब बायोस्फीयर का कंसेप्ट देखो। बायोस्फीयर जो है, इट इज़ लिविंग स्फीयर ऑफ अर्थ हैविंग थिकनेस ऑफ 22.5 किलोमीटर फ्रॉम सी टू हाई माउंटेनियस रीजन। बायोस्फीयर क्या करता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इनको इंक्लूड करता है। वो जो एरिया जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू लाइफ ऑन अर्थ, ये बायोस्फीयर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। कुछ डिफरेंट कंपोनेंट है बायोस्फीयर का, दे डू देयर वर्क एंड देयर होल वर्क प्रोवाइड फंक्शनल स्टेबिलिटी टू द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है, इट इज़ कंसिडर्ड द बिगेस्ट बायोटिक सिस्टम। पॉपुलेशन, एनिमल्स, फिजिकल एनवायरनमेंट आर ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोस्फीयर। जो एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स है बायोस्फीयर के, वो है एयर, सॉइल, मिनरल, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट एटसेट्रा। बायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स में क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे हैं। जो बायोस्फीयर है, इट इज़ फाउंड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ये रेंज करता है फ्रॉम मॉलिक्यूलर सेल टू इकोलॉजिकल सिस्टम। जो बायोटिक और एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर फ्रॉम वेयर बायोस्फीयर ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग सोसाइटी, पॉपुलेशन एंड फिजिकल मूवमेंट आर all factors of organization of biosphere. Okay, they provide stability to the biosphere. वो बायोस्फीयर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और तरह तरह के फूड चेन्स जो है बायोस्फीयर में विच मेंटेन बैलेंस। बायोस्फीयर में क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, वो अनडायरेक्शनल होता है। ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट मिलती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सन एनर्जी क्या करती है, एनिमल्स के थ्रू एंटर करते थ्रू दी एबायोटिक मूवमेंट मीडियम, इन्वायरमेंट मीडियम। सिर्फ प्लांट्स जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इट इज़ डन बाय क्लोरोफिल। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, प्लांट्स इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, इस एनर्जी का कुछ पार्ट यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और टिश्यू को बिल्डअप करने के लिए। वो एनर्जी जो यूज़ नहीं होती, विच इज़ नॉट यूज, इज सेट फ्री इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। जो एनर्जी यूज़ नहीं होती उसे हम हीट की फॉर्म में सेट कर देते हैं, और जो बच जाती है इट इज ट्रांसफर टू हर्बीवोरस इन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, एंड देन फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस टू इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजर्स। ओके, अभी चलो आज का हम इतना ही रखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।